हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वीआईसीएस यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज इंदौर द्वारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई गई थी उसका 20वां टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, 20 नंबर का टेस्ट है हमारा। 20 टेस्ट हमारा आज हो जाएंगे और हमारे 20वें टेस्ट का सब्जेक्ट क्या है, यूनिट 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, यूनिट 4 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 4 में क्या दिया हुआ है, प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट 4 में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ठीक है, भारत और विश्व का भूगोल दोनों है, जिसमें भौतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल दोनों हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ स्थलीय सीमा है सबसे लंबी। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक विशाल बहुत बड़े भूभाग का विशाल भूखंड का हिस्सा था। ठीक है, तो किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत की जो भूमि है वह यह भारत भूमि है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बाउंड्री लाइन बनी है वह किसका उदाहरण है। इसके क्या ऑप्शन है, अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा या फिर परवर्ती सीमा। तो इसका राइट आंसर है अध्यारोपित सीमा। ठीक है, अध्यारोपित यानी सुप्रीम पोज्ड कहते हैं, या फिर जो किसी और देश के द्वारा थोपी जाती है। ठीक है, तो यह ब्रिटेन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई थी। तो यह क्या है, अध्यारोपित सीमा। ठीक है, पहले आ चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यह प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस देश की सीमाएँ, भारत के किस देश को क्यों दिया हुआ है यहाँ पर, भारत के किस राज्य का आना चाहिए, तो यहाँ हम बना लेते सही। भारत के किस राज्य की सीमाएँ तीनों देश, ठीक है, कौन कौन से देश, नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। तो नेपाल, भूटान और चीन से सीमाएँ मिलने वाला भारत का राज्य कौन सा है, भारत का राज्य है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की सीमा चीन से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और नेपाल से भी मिलती है। ठीक है, नेपाल से भी मिलती है चीन की सीमा, 3 देशों से मिलती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, हिमालय की रचना कैसे हुई है, समानांतर वलय श्रेणियों से। ठीक है, पैरेलल फोल्ड सीरीज से। तो पैरेलल यानी समानांतर वलय श्रेणियाँ क्या होती है, ऐसे इस तरह से समानांतर श्रेणियों में हिमालय की श्रेणियाँ रचना बनी है। तो इसमें से सबसे प्राचीनतम कौन सा है, शिवालिक, वृहद हिमालय, लघु हिमालय या फिर धौलाधर। तो इसका राइट आंसर है वृहद हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय यानी वृहद हिमालय, जो कि यह वाला है दूसरे नंबर का ऊपर से। तो यह हिमालय की समांतर वलय श्रेणी में सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, तो यह इसमें इनके नाम क्या है, यह तो वृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय हो गया, यह है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय भी कहते हैं इसे, फिर इसे लघु हिमालय। ठीक है, यह लघु हिमालय और यह सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम शिवालिक हिमालय। तो हमारा जो आंसर है वृहद हिमालय है, सबसे प्राचीनतम समानांतर वलय श्रेणी का हिस्सा। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। ठीक है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है शिवालिक और महान हिमालय। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है लघु हिमालय। ठीक है, तो जैसे ट्रांस हिमालय यह हो गया, यह वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, फिर यह हो गया लघु हिमालय और यह शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक और महान हिमालय या वृहद हिमालय के मध्य जो श्रेणी है वह कौन सी है, लघु हिमालय की। अगला प्रश्न है,
पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, माउंटेनियस रेंजेस है, कहाँ पाई जाती है, कौन से राज्यों में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम कौन सी पर्वत श्रेणी है, अरावली, हिमालय, शिवालिक या फिर विंध्य। तो इसका राइट आंसर है अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणियाँ भी। तो हिमालय है सबसे प्राचीन। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सदर्न इंडिया की द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया कौन सी है, अनाईमुड़ी, अमरकंटक, दोदाबेट्टा, महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर है अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है। और अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है, ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में अवस्थित है, नीलगिरी पर्वतमाला अवस्थित है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में अवस्थित है नीलगिरी पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा युग्म इनमें से सुमेलित नहीं है, गड़जात पहाड़ियाँ ओडिशा में, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, शेवरोई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर क्या है, सुमेलित कौन सा नहीं है, बी सुमेलित नहीं है इसमें, ठीक है, बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि मांडव पहाड़ियाँ हैं वह गुजरात में होती है, ना कि महाराष्ट्र में, ठीक है, गुजरात में होती है मांडव पहाड़ियाँ है। और गड़जात पहाड़ियाँ ओडिशा में है, ठीक है, गड़जात पहाड़ियाँ ओडिशा में आ जाएगी। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, नल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में। और शेवरोई पहाड़ियाँ तमिलनाडु, शेवरोई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ठीक है। और यह मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में न होकर गुजरात में है। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो हाईएस्ट चोटी है धूपगढ़ कहाँ पर अवस्थित है, सतपुड़ा रेंज में, ठीक है, सतपुड़ा रेंज में पंचमढ़ी हिल स्टेशन में होशंगाबाद जिले में धूपगढ़ चोटी अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इंडिया हाईएस्ट पीक कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक है, K2 है, K2। और या फिर इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। और यह कहाँ है, वर्तमान POK में है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने जहाँ पर कब्जा किया हुआ है वहाँ पर है K2, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। अगला प्रश्न है, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है, ठीक है, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है, नेलांग घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, यूके में है, ठीक है, उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ठीक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, नाथुला दर्रा अवस्थित है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में अवस्थित है नाथुला दर्रा। तो हमारा सही आंसर है सिक्किम ए। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। तो राइट आंसर है मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। ये नर्मदा घाटी है और उसके दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणियाँ, सतपुड़ा, और उत्तर में है विंध्य श्रेणियाँ, ठीक है, विंध्य श्रृंखलाओं। फिर अरावली श्रेणी है मध्य प्रदेश में नहीं है वह, यह राजस्थान में आती है, ठीक है, तो इधर है राजस्थान में अरावली श्रेणी। तो इसके मध्य में जो हिस्सा यहाँ पर है यह कौन सा हिस्सा है, मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार यह मध्य प्रदेश का विंध्याचल विंध्य श्रेणियाँ और अरावली के मध्य में अवस्थित है, ठीक है। तो हमारा आंसर है ए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य हमारा पठार है मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, उसका नाम है
कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल तट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ मतलब यहाँ आंध्र प्रदेश, तो ये जो तट है इसे कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक है। और यह पश्चिमी तट कौन सा है, पश्चिमी तट मालाबार कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी तट जो कि गोवा से केरल तक है, थोड़ा सा कर्नाटक, वह क्या कहलाता है, मालाबार, मालाबार। और फिर कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा तक है, वह कोंकण तट है, ठीक है। उत्तरी सरकार यहाँ आ जाता है आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक, ठीक है, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक। तो प्रश्न के अनुसार जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है वो कोरोमंडल है, ठीक है, तो यहाँ कोरोमंडल है, यहाँ मान लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस से अलग किया जाता है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन आपस में अलग किया जाता है, अंडमान एवं निकोबार, मालदीव एवं लक्षद्वीप, निकोबार एवं सुमात्रा, या फिर सुमात्रा एवं जावा। तो इसका राइट आंसर है अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार इस तरह है। तो इससे जो अलग करने वाला जल मार्ग कौन सा है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल है, यहाँ पर अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। अगला प्रश्न है कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है, कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप, न्यू मूड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। हमारा लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वह क्या है, प्रवाल द्वीप है, ठीक है, प्रवाल द्वीप है। अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो यह है भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है, कच्छ में भारत और पाकिस्तान के मध्य है, पाकिस्तान यहाँ है, तो यहाँ पर कच्छ में अवस्थित है, समुद्री क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, और उस क्षेत्र का नाम है सर क्रीक विवाद। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी, ठीक है, 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी, तब उसकी राजधानी थी क्या थी उसकी, कुर्नूल, ठीक है, कुर्नूल राजधानी थी। जब आंध्र प्रदेश पृथक राज्य बना था तब उसकी राजधानी थी कुर्नूल, ठीक है, कुर्नूल। और बाद में क्या फिर कौन सी राजधानी बनाई गई, हैदराबाद फिर राजधानी बनाई गई, ठीक है। फिर अब वर्तमान में हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और विभाजित हो गया है, तो जो हैदराबाद पुरानी राजधानी थी वह तेलंगाना में आ गई है, और आंध्र प्रदेश की कौन सी राजधानी रही है, उसकी 2 या 3 राजधानी बनाई गई हैं, ठीक है। तो उसमें एक कुर्नूल है, एक अमरावती है, ठीक है, अमरावती उसकी नई राजधानी है प्रस्तावित, और हैदराबाद राजधानी चली गई है तेलंगाना में। तो लेकिन जब आंध्र राज्य बना था 1953 में तब प्रारंभिक राजधानी थी कुर्नूल, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, ठीक है, कौन सी ट्राइब है भारत की जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, वह है मुंडा, ठीक है, मुंडा ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, ठीक है। और बाकी जो कैसे भारत में दिवाली को एक खुशी का, हर्ष का और उत्साह से मनाया जाता है दिवाली को, और मुंडा जनजाति उसे एक शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका क्या राइट आंसर है, माही नदी, ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर जाती है उत्तर क्षेत्र में, और झाबुआ से होकर माही नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, इस तरह से एक बार काटेगी फिर दूसरी बार ऐसे, ठीक है, तो बाद में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में यह कौन सी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गुलाब सागर परियोजना स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गुलाब सागर प्रोजेक्ट स्थित है,
तो इसका राइट आंसर है सीधी जिले में। सीधी जिले में, ठीक है, नई परियोजनाएं है तो याद रखिएगा, सीधी जिले में है गुलाब सागर परियोजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चिड़ी खो झील स्थित है? ठीक है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मध्य प्रदेश की चिड़ी खो झील, चिड़ी खो लेक अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में है चिड़ी खो झील। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ठीक है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर है वह देश में सर्वाधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूर बेसिन औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? रूर बेसिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? रूर बेसिन इंडस्ट्रियल एरिया है कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में रूर बेसिन, जहाँ की लोहा और कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनेक खनिज, मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं जर्मनी का, तो वह क्या है? रूर बेसिन औद्योगिक खनिज। ठीक है, इसी के अनुसार जर्मनी ने अपना औद्योगिकरण किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर क्या था? रूर बेसिन औद्योगिक क्षेत्र है इस कारण से, तो जर्मनी में है उसके। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण उत्पादन। ठीक है, गोल्ड प्रोडक्शन के लिए कालगुरली विख्यात है। सोने की खदानें हैं वहाँ पर, तो सोने का यानी गोल्ड का प्रोडक्शन काफ़ी होता है ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली में। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी, यहाँ लंबा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हम जोड़ लेंगे, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, तो वह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय श्रृंखला भारत के है उत्तर में, और यह रॉकीज है। ठीक है, रॉकीज उत्तर अमेरिका के पश्चिम में है। ठीक है, आल्प्स है, यह यूरोप की है। ठीक है, तो एंडीज है सर्वाधिक लंबी विश्व की पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? इसका राइट आंसर है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में है एटलस पर्वत। इस तरह से अफ्रीका है, तो यहाँ इसके उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत है। ठीक है, मोरक्को जो देश है वहाँ पर अवस्थित है एटलस पर्वत। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी-कियांग। ठीक है, यांगटीसी-कियांग है और यह चाइना में बहती है, तो यांगटीसी-कियांग है एशिया की सबसे लंबी नदी। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो बर्लिन राइन नदी पर नहीं है। ठीक है, बर्लिन राइन नदी पर नहीं है। बाकी जो लंदन है टेम्स नदी पर है, न्यूयॉर्क है हडसन रिवर पर, और वियना डेन्यूब रिवर पर। ठीक है, बाकी जो यह ए है वह सुमेलित नहीं है, तो आंसर ए है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड है द्वीप जो कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? यह डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा पेयर मैच नहीं हो रहा है? अहमदाबाद और शहरों के नाम है और नदियों के नाम है। ठीक है, कौन सी नदी कौन से शहर से होकर गुजरती है? अहमदाबाद से होकर साबरमती गुजरती है, राइट है। लखनऊ से होकर गोमती गुजरती है क्या? लखनऊ से होकर हाँ गुजरती है गोमती। जबलपुर से नर्मदा गुजरती है, राइट है। उज्जैन से चंबल नहीं,
उज्जैन से क्षिप्रा नदी गुजरती है, ठीक है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है डी राइट है, जो कि सुमेलित नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील अवस्थित है उत्तरी सरकार, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार कहते हैं इसे, उत्तरी सरकार तट पर अवस्थित है। और यह उत्तरी सरकार तट कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी सरकार तट अवस्थित है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक कोरोमंडल तट है। फिर जो यहाँ का उत्तरी हिस्सा वह कौन सा है? उत्तरी सरकार का, ठीक है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी आ जाता है कुछ एक हिस्सा, फिर उड़ीसा का। तो यहाँ पर अवस्थित है उड़ीसा में, विशेषकर चिल्का झील अवस्थित है उत्तरी सरकार तट पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है, और कौन सा सुमेलित नहीं है? वेम्बनाड और केरल, ठीक है, झीलों के नाम दिए हुए हैं। वेम्बनाड झील केरल में है, राइट है। लोकटक मेघालय में नहीं है, लोकटक मणिपुर में है, ठीक है। लोकटक मेघालय में न होकर मणिपुर में है, तो आंसर बी है हमारा, बी। और बाकी डल झील कश्मीर में है और पुलिकट आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो लोकटक मेघालय में न होकर मणिपुर में है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून कब आता है? नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। नवंबर और दिसंबर में तमिलनाडु में मानसून आता है। और हमारे यहाँ कब आता है? जब मध्य प्रदेश या गुजरात या फिर महाराष्ट्र में यहाँ पर आता है जून जुलाई में। तो कैसे यहाँ इतना लेट कैसे आता है? इसका कारण है क्योंकि जो भारत में मानसून आता है वह दक्षिण पश्चिम, ठीक है, साउथ वेस्ट यहाँ से आता है। तो एक शाखा अरब सागर की ओर चली जाती है और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की ओर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर। फिर यहाँ पर ये जून जुलाई में इस तरह से दो शाखाओं में मानसून वितरित हो जाता है। तो यहाँ तमिलनाडु में बारिश जो होती है वह कम हो पाती है। लेकिन जब यही हवाएं हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं से टकरा कर पुनः लौटती है, ठीक है, लौटता है मानसून पुनः। और किस दिशा में लौटता है? यह लौटता है दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर लौटता है। तो दक्षिण पूर्व की ओर लौटने के क्रम में तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में भारी मात्रा में बारिश करता है, ठीक है, भारी मात्रा में वर्षा करता है लौटता हुआ मानसून, यानी इसे और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिट्रीट ऑफ मानसून, ठीक है, रिट्रीट ऑफ मानसून। तो इससे तमिलनाडु में मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। तो इसके सामान्य महीने कौन से माने जाते हैं? नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, ठीक है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है, जो कि ऐसा इंडिया है मान लो। तो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है उससे भारत को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अगला क्या है प्रश्न, भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? ठीक है, भारत में सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी है, यानी उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा, ठीक है, या फिर एलुवियल सॉइल। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, और कौन सा सुमेलित नहीं है? सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, राइट। भितरकनिका उड़ीसा में है, राइट। और पिचवरम तमिलनाडु में है, राइट। वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं है बल्कि केरल में है, ठीक है, वेम्बनाड झील कर्नाटक में ना होकर केरल में है। तो आंसर हमारा है डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी बांध है, ठीक है, बरगी बांध है जबलपुर में। इंदिरा सागर है खंडवा में, ठीक है। ओंकारेश्वर भी है, ठीक है, ओंकारेश्वर भी नर्मदा नदी पर अवस्थित है। बाण सागर नहीं है, बाण सागर अवस्थित है सोन नदी पर। तो डी है, नर्मदा नदी पर नहीं है होने वाला बांध।
और बाकी बरगी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, ठीक है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में है, ठीक है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? ठीक है, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को यानी मॉडर्न इंडिया के टेम्पल कहा है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। तो इसका यही ऑप्शन होगा, तो हमारा ऑप्शन है बी, जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी पर, ठीक है। कृष्णा दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है, ठीक है। हरित यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से किसका गहरा संबंध रहा है? डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर सी सुब्रमण्यम या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन भारत के क्या कहे जाते हैं? हरित क्रांति के पितामह, ठीक है, द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर स्वामीनाथन। और यह बी जो ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यह फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड यानी वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड थे, दुग्ध क्रांति से संबंधित थे। और हरित क्रांति से डॉक्टर स्वामीनाथन, ये सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? ठीक है, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सूरत में अवस्थित है, ठीक है। सूरत में भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है, जहाँ डायमंड की पेरिशिंग यानी उनको चमकाया जाता है, उनकी शेपिंग की जाती है, ठीक है। तो उसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भारतीय हीरा संस्थान सूरत। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, ठीक है। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में, ठीक है। कानपुर यूपी में अवस्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, ठीक है। पृथ्वी पर डे एंड नाइट की जो अवधि होती है समान होती है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। इक्वेटर पर पृथ्वी है तो भूमध्य रेखा सबसे मध्य में है 0 डिग्री पर, तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहा की प्रधानता है? ठीक है, निकिल और लोहा की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग पर है? सियाल, नीफे या फिर सीमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नीफे, ठीक है। नीफे का फुल फॉर्म है निकिल और फेरस, ठीक है। तो उसी का जो निकिल निकिल देन फेरस से लोहा, ठीक है। तो निकेल और लोहा की प्रधानता है नीफे में। पृथ्वी की ये मान लो यह संरचना है इस तरह से, तो सबसे ऊपर जो हिस्सा है वहाँ पर सीएल, ठीक है। यहाँ पर सीएल की अधिकता है। सीएल का फुल फॉर्म है सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। सी से सिलिका और एल से एल्यूमिनियम। और दूसरा जो भाग है यहाँ पर सीमा, इसे सीमा कहते हैं। तो यहाँ इसका भी फुल फॉर्म क्या है? सिलिका, सी से सिलिका और एम से मैग्नीशियम, ठीक है। तो सीमा का जो हिस्सा यह है। और इस भाग पर जो कि कोर का क्षेत्र है, पृथ्वी का कोर कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है? नीफे का हिस्सा है यह। तो नीफे यानी निकिल और फेरस, लोहा और निकेल की प्रधानता है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? क्रांति दी हुई है, ठीक है। कौन सी क्रांति और कौन से क्षेत्र से संबंधित है? सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन किन से रिलेटेड है? उद्यान से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, राइट है। श्वेत क्रांति वाइट रिवोल्यूशन दूध से, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वाइट रिवोल्यूशन लाया गया था। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन
कुक्कुट पालन के लिए नहीं लाया गया था, ठीक है। कुक्कुट पालन ना होकर मछली पालन, ठीक है। फिश प्रोडक्शन के लिए, फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति लाई गई थी। तो सी हमारा आंसर है। और हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन है, कृषि से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, गन्ने के प्रजनन का कार्य किया जाता है, ठीक है। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोयम्बटूर में, ठीक है। कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है, ठीक है। सिल्क प्रोड्यूस करने वाला कौन सा राज्य है अपने इंडिया का? सिल्क सर्वाधिक प्रोड्यूस करने वाला राज्य है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक राज्य है सर्वाधिक रेशम उत्पादित करने वाला भारतीय राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है। भारत में टोबैको का द मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टोबैको कौन सा है? भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य गुजरात क्या कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित होता है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है। भारत में जूट यानी पटसन भी कहते हैं उद्योग कहाँ पर केंद्रित है? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग काफ़ी संख्या में है, तो वहाँ पर प्रमुख रूप से केंद्रित है, वहाँ उसका घनत्व अधिक है। अगला प्रश्न है, बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है परमाणु भौतिकी में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, कृषि विज्ञान में। तो इसका राइट आंसर है कृषि विज्ञान में, ठीक है। कृषि विज्ञान में बोरलाग पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। यह वही है, हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलाग को माना जाता है, ठीक है। हरित क्रांति वर्ड को किसने क्रिएट किया था? विलियम गॉर्ड ने हरित क्रांति वर्ड यानी इसकी टर्मिनोलॉजी क्रिएट की है, लेकिन हरित क्रांति लाने का श्रेय एक अमेरिकी वैज्ञानिक को दिया जाता है, उसका नाम है नॉर्मन बोरलाग, और उन्हीं के नाम पर कृषि विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। जो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हैं उन्हें बोरलाग पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। और भारत में जो कृषि में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन को। तो बोरलाग पुरस्कार है कृषि से रिलेटेड है, कृषि विज्ञान में दिया जाता है। अगला है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, खाद्य भंडारण, सिंचाई योजना या फिर दूध उत्पादन एवं वितरण। तो इसका राइट आंसर है दूध उत्पादन एवं वितरण से, मिल्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का सूत्रधार कौन था? उन्हें लाने वाला डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन वाइट रिवॉल्यूशन, और इसे दुग्ध क्रांति कहा गया ऑपरेशन फ्लड लाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया उसे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भौतिकीय शैल क्रमों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है, ठीक है। भारत के इन भौतिकीय शैल क्रम है, ठीक है, चट्टानों के क्रम में किसमें लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क यानी कच्चा लोहे का समृद्ध भंडार पाया जाता है? विंध्य क्रम, गोंडवाना क्रम, कुड़प्पा क्रम या फिर धारवाड़ क्रम। तो किस श्रेणी में सर्वाधिक लोहा यानी लौह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़ क्रम, ठीक है। धारवाड़ क्रम में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर यानी मार्बल कहाँ पाया जाता है? मकरान, ठीक है, मकराना में पाया जाता है, और यहीं से ताजमहल और विक्टोरिया महल दोनों का निर्माण यहीं से उपलब्ध संगमरमर का इस्तेमाल करके उनका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, ठीक है। अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है, भरूच जिले में, तो किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल भंडार के लिए, आणविक पावर के लिए, हीरे की खानों के लिए या फिर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लिए? तो इसका राइट आंसर है पेट्रोल भंडार के लिए, ठीक है। पेट्रोल भंडार यहाँ पे पाया गया है, इसलिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन? द मोस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ मैंगनीज इन इंडिया, कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज सर्वाधिक प्रोड्यूस होता है, उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह अवस्थित है, पारादीप बंदरगाह अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, कांडला, मुंबई या फिर तूतीकोरिन? मध्य प्रदेश का भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है इनमें से मुंबई। ठीक है, मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जयपुर गुलाबी नगर कहा जाता है। ठीक है, जयपुर राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर कहा जाता है, राइट है। उज्जैन महाकाल की नगरी है, राइट है। कोलकाता असंध का नगर, राइट है। ठीक है, और जैसलमेर झीलों का नगर, तो जैसलमेर को नहीं कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। तो हमारा डी सही ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में टिड्डियों ने भारत में प्रवेश किया। ठीक है, टिड्डियाँ कौन सी? लोकस्ट कहा जाता है इंग्लिश में से, लोकस्ट। भारत में प्रवेश किया कहाँ से? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से या फिर श्रीलंका से? तो टिड्डियाँ कहाँ से प्रवेश करती है? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, पाकिस्तान से प्रवेश करती है। ठीक है, फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वगैरह में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी या फिर कृष्णा नदी? तो कौन सी है भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी है सबसे लंबी नदी, और कितना किलोमीटर है? 1465। ठीक है, 1465 किलोमीटर लंबी है गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। और फिर अगला प्रश्न है, नदियों को लंबा के अनुसार अवरोही क्रम में जमाओ। ठीक है, अवरोही मतलब ज़्यादा लंबा से कम लंबाई के अनुसार। ठीक है, अवरोही क्रम में जमाना है। कौन कौन सी नदियाँ लंबी है इसमें? गोदावरी, महानदी, ताप्ती, ऐसे क्रम दिए हुए हैं। तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी लंबी नदी है, सबसे लंबी गोदावरी नदी है। देन उसके बाद इनमें से गोदावरी कितनी लंबी है? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है गोदावरी। देन नर्मदा है 1312। तो है हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? गोदावरी बी ऑप्शन है, गोदावरी नर्मदा। देन महानदी कितने, इसकी लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई है 855 किलोमीटर। और फिर उसके बाद कौन सी नदी बचती है? ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती कितनी लंबाई है ताप्ती नदी की? 721। ठीक है, 721 है। तो हमारा इनमें से इन नदियों में से सही क्रम कौन सा है? गोदावरी पहली है नदी जिसकी लंबाई है 1465, और यह प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा नदी उसके बाद है, 1312 किलोमीटर है। फिर है महानदी है, महानदी जिसकी लंबाई है 855 किलोमीटर। और फिर ताप्ती जिसकी लंबाई है 721। ठीक है, प्रायद्वीपीय मतलब प्रायद्वीप जो कि भारत का यह त्रिभुजाकार क्षेत्र है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, फिर गोदावरी। ठीक है, तो यह है प्रायद्वीप भारत। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, गंगा? तो
तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की नदी है जो एक रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी क्या होती है, जैसे कोई खंड है, भूखंड है मान लो इस तरह से, तो जो यह मध्य भाग है, मध्य भाग और इसके जो ये वाला भाग और यह वाला भाग, यह क्या होते हैं, ऊंचे उठ जाते हैं। ठीक है, इसका उत्थान हो जाता है दोनों का, और यह मध्य वाला भाग हिस्सा है यह उसी अवस्था में रहता है। ठीक है, तो इनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी और जो मध्य वाला हिस्सा जो रह जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, भ्रंश। ठीक है, भ्रंश घाटी कहा जाएगा। तो नर्मदा इस तरह की भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, और जो ऊंचे उठे हुए भागों को क्या कहते हैं, इन्हें ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है इनको। ठीक है, तो अपने मध्य प्रदेश के जो नर्मदा के उत्तर में विंध्य श्रेणियाँ हैं और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है, और मध्य में जो है वह भ्रंश घाटी है जहाँ से नर्मदा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। ठीक है, निम्न इनमें से ऑप्शंस में से किसके सोर्सेस पॉइंट एक ही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक ही जगह से निकलती है क्या, ब्रह्म और सिंधु का, या फिर ताप्ती और व्यास का, या फिर गंगा और सिंधु का। तो इनमें से किन का स्रोत यानी उद्गम स्थल एक ही है, तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो कि मानसरोवर से होकर निकलती है, इनका सोर्स एक ही जगह पर है। ठीक है, सिंधु भारत के उत्तर पश्चिम से होकर आ जाती है और ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्व से होकर आती है। ठीक है, तो इनका मानसरोवर क्षेत्र से तिब्बत से होकर निकलती है यह दोनों नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। फतेहपुर है, लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ भी है। अगला क्या है और ऑप्शन, भागलपुर भी है। ठीक है, भागलपुर बिहार में यह भी है। कानपुर गंगा किनारे नहीं है। ठीक है, कानपुर यमुना किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, यमुना पर अवस्थित है जो कि गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, तो कानपुर गंगा किनारे नहीं है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। व्यास और चिनाब, व्यास और रावी, और या फिर चिनाब रावी सतलज, या फिर व्यास चिनाब रावी सतलज। ठीक है, ये चार नदियाँ व्यास का और बाद में और इन्होंने नाम दिया है, तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, डी। इनमें कौन कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है, व्यास, चिनाब नदी भी प्रवाहित होती है, और रावी नदी भी, और सतलज नदी भी। ठीक है, तीनों नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती है हिमाचल प्रदेश में। और जब कौन सी और अन्य नदियाँ जो प्रमुख नदियाँ यहाँ पर नहीं आती है, एक है झेलम नदी, वो नहीं है यहाँ पर, और सिंधु नदी नहीं, बाकी उनको छोड़कर जो व्यास, चिनाब, रावी और सतलज है यहाँ पर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है हिमालय की श्रेणी का, सतपुड़ा की श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, या फिर पूर्वी घाट का। किसका भाग है मेघालय का पठार, प्रायद्वीपीय भारत यह है। ठीक है, तो मेघालय उत्तर भारत में है यहाँ पर, तो यह प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। जो प्रायद्वीपीय भारत है त्रिभुजाकार, उसी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक गैप हो गया है। ठीक है, इसे मालदा गैप कहते हैं, मालदा गैप, जो कि नदियों के निक्षेपों द्वारा भरा गया है। ठीक है, भर दिया गया है, तो मालदा गैप इसे पृथक कर लेता है, लेकिन ये हिस्सा एक प्रायद्वीपीय भारत का ही है। ठीक है, तो मेघालय का पठार है वह प्रायद्वीपीय भारत का खंड है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी भाग है, नंदा देवी चोटी है सबसे, वो एक ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची तो नहीं है, लेकिन नंदा देवी चोटी भाग है किसका, कौन से इनमें से, असम हिमालय का, नेपाल हिमालय का, गढ़वाल हिमालय का, या फिर पंजाब हिमालय का, तो नंदा देवी चोटी किसका भाग है, नंदा देवी चोटी भाग है गढ़वाल हिमालय का। ठीक है,
गढ़वाल हिमालय का, जो कि उत्तराखंड में है, गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी चोटी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग कर दी है? ठीक है, कौन, मतलब यहाँ इसका अभिप्राय है, यहाँ इन्होंने अजीब तरीके से तो प्रश्न बना दिया है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है और भारत श्रीलंका को कौन सा भौगोलिक आयाम यानी कौन सा भौगोलिक विशेषता अलग करती है? पाक जल डमरू मध्य से। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य है। यहाँ पर है पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी या फिर पाक जल डमरू मध्य है, वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जोड़ा है। ठीक है, नेपाल के पड़ोसी कौन कौन से भारतीय राज्य है? सिक्किम, भूटान। ठीक है, भूटान यहाँ नाम नहीं देना था, भूटान एक अलग ही देश है, राज्यों के नाम देने चाहिए थे। ठीक है, चलो ऑप्शन 1 क्या है? सिक्किम, भूटान, असम, बिहार, या फिर सिक्किम, बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा। नेपाल के पड़ोसी इनमें से कौन है? सिक्किम और बिहार। ठीक है, सिक्किम की सीमा और बिहार की सीमा इनमें से नेपाल को छूती है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है। ठीक है, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इनमें से कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम और केलीमर पॉइंट है। यह काला मेरे ऐसा दिया हुआ है, केलीमर पॉइंट, तो इसमें से राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिण में है, और वह भारत का क्या है? सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा इनमें से गुजरती है त्रिपुरा से, मिजोरम से, या फिर एक और दो दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं, इन दोनों से होकर गुजरते हैं। तो सी सही आंसर है हमारा, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी स्थित है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर अवस्थित है? डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है? कलकत्ता। ठीक है, भारत के कलकत्ता शहर में है डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है इनमें से? श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, राइट। थुम्बा केरल में है। ठीक है, थुम्बा जहाँ से श्रीहरिकोटा और थुम्बा जहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं। ठीक है, इसरो के रॉकेट उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, थुम्बा केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, तो सी हमारा सही आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी पोखरण राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, शबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? शबरीमाला मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? केरल में, केरल में अवस्थित है शबरीमाला मंदिर। और यह प्रश्न आ चुका है पहले, MPPSC प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, शबरीमाला कहाँ पर अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सा मैचिंग नहीं है? मरमागांव, मरमागांव क्या है? यह एक बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह मरमागांव गोवा में अवस्थित है, राइट है। पारादीप उड़ीसा में है, राइट है। मंगलोर कर्नाटक में है, राइट है। मुंद्रा, मुंद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह गुजरात में है। ठीक है, तो मुंद्रा है हमारा राइट ऑप्शन, जो कि सुमेलित नहीं है। मुंद्रा गुजरात में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? ठीक है, पोताश्रय का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, पोर्ट कौन सा नहीं है? कोचिन है, तट पर अवस्थित है। मंगलोर भी है, कांडला भी है। ठीक है, बंगलुरु नहीं है, बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और यह तट पर अवस्थित नहीं है, इसलिए बंदरगाह नहीं है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे जोड़ता है। ठीक है, कोंकण रेलवे जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है? रोहा से मंगलोर को। ठीक है, और रोहा से मंगलोर को जोड़ता है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे कहाँ चलता है? महाराष्ट्र से चलता है। ठीक है, यहाँ से मंगलोर जो कि कर्नाटक में अवस्थित है,
वहाँ चलती है कोंकण रेलवे, कोंकण तट से होकर जाती है, इसलिए इसे कोंकण रेलवे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय बुलेट ट्रेन चलाएगा, कहाँ कहाँ से चलाएगा? रेल मंत्रालय बुलेट ट्रेन चलाएगा मुंबई और अहमदाबाद के मध्य में, ठीक है, मुंबई और अहमदाबाद के मध्य रेल मंत्रालय बुलेट ट्रेन चलाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? रिवर आइलैंड कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ठीक है, असम में, ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप है, उसका नाम क्या है? माजुली, ठीक है, माजुली उसे एक ज़िला भी घोषित किया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में बहुत सारी शाखाओं में इस तरह से विभाजित हो जाती है, तो मध्य में अनेक टापू विकसित हो गए हैं, ठीक है, टापू विकसित हो गए हैं, वहाँ पर रहवास मतलब जनजीवन रहता है, तो वह एक क्या है, नदी द्वीप बन गया है, ठीक है, रिवर आइलैंड बन गया है, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल किस नदी पर है? जाम्बेजी अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बेजी रिवर पर, जाम्बेजी नदी पर। अगला प्रश्न है, हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है, हॉर्मुज जल संधि कहाँ पर पाई जाती है? हॉर्मुज जल संधि है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है हॉर्मुज जल संधि, ठीक है, इस तरह से फारस की खाड़ी है और उसके मध्य हॉर्मुज जल संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, द कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स कौन जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कौन सा? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। अगला प्रश्न है, तकला मकान है यहाँ पर, टकला मकान भी कहते हैं इसे, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल है चीन में, ठीक है, चीन में अवस्थित है तकला मकान मरुस्थल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योग में भारत में प्राचीनतम उद्योग है, ठीक है, ये जो निम्न उद्योग दिए हुए हैं, जूट, चाय, सूती वस्त्र या फिर चीनी, इनमें से भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं सुमेलित है? भिलाई मध्य प्रदेश में, जमशेदपुर झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में। तो भिलाई है, भिलाई जो कि सुमेलित नहीं है, भिलाई छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ठीक है, ना कि मध्य प्रदेश में। और बाकी जमशेदपुर है झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला उड़ीसा में है। अगला प्रश्न क्या है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? कुडनकुलम नाभिकीय यानी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट या रिएक्टर किस देश के सहयोग से बना है? कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से बना है, ठीक है, रूस के सहयोग से बना है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? केरल के समुद्री तट पर मोनोजाइट पाया जाता है, ठीक है, मोनोजाइट पाया जाता है केरल के समुद्री तट पर, यहाँ पर अवस्थित है केरल, तो यहाँ उसके समुद्री तट पर मोनोजाइट पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ऑल फेवरेट क्वेश्चन है, सबका फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं गुजरात, ठीक है, गुजरात की तट रेखा भारत में सबसे लंबी है, यह गुजरात का है नक्शा, तो इसकी तट रेखा है भारत में सबसे लंबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, कौन सा मिलान सही नहीं है, देखते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, सही, ठीक है। दार्जिलिंग ज़िला है पश्चिम बंगाल का। माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है, राइट है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, राइट। फिर शिमला उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, तो उत्तराखंड में नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में पहले आया है इसमें प्रश्न कि कहाँ पर है कोरोमंडल, तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है कोरोमंडल। पूर्वी तट को कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु में अवस्थित है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी अवस्थित है राजस्थान में। राजस्थान में अवस्थित है माउंट आबू में गुरु शिखर चोटी। अगला प्रश्न है, जोग जल प्रपात किस नदी पर बना है? जोग जल प्रपात किस नदी पर बना है? शरावती नदी पर, ठीक है। शरावती नदी जो कि कर्नाटक से पश्चिम दिशा में बहती है, उस पर अवस्थित है जोग जल प्रपात। अगला प्रश्न है, कयाल क्या है? कयाल क्या है? कयाल तराई मैदान है, दक्कन का पठार है, या फिर गंगा का डेल्टा है, या फिर उत्तराखंड। तो कयाल के बारे में कौन सा ऑप्शन राइट है? कयाल एक तरह का मैदान होता है, ठीक है। तराई मैदान कयाल, जो कि लेगुन झील बनती है, केरल में अवस्थित झील है लेगुन, तो वहाँ पर समुद्र पानी अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। समुद्री पानी अंदर प्रवेश करता है, फिर उसके समुद्र तरफ यहाँ पर अवरोध बन जाता है, ठीक है। यहाँ के अवरोध बन जाने से यहाँ लेगुन का निर्माण हो जाता है, लेगुन अर्थात झील बन जाती है। तो जो मैदान बनता है उसे क्या कहा जाता है? तराई मैदान, ठीक है। तो केरल में पाया जाता है कयाल, तो लेगुन से रिलेटेड है यह। अगला प्रश्न है, नाथा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? तो यह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है नाथपा झाकरी परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ठीक है, ठंड के मौसम में यानी शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु पहले हमने पढ़ा था कि नवंबर दिसंबर में बारिश होती है तमिलनाडु में लौटते मानसून से, ठीक है। लौटते मानसून उत्तर दक्षिण हवाएं जो चलती है, रिट्रीट ऑफ मानसून कहा जाता है, वह तमिलनाडु में भारी वर्षा करती है। किस समय? नवंबर और दिसंबर। और वह कौन सा मौसम होता है भारत में? जाड़े का मौसम, ठीक है। तो जाड़े के मौसम में तमिलनाडु में बारिश होती है, ठीक है दोस्तों। तो यह था आज का हमारा VICS का 20वां टेस्ट, और हमारे सिर्फ 5 ही टेस्ट बचे हुए हैं। आज हमने यूनिट चौथी कवर की है, ठीक है, चौथी यूनिट, और उसका सब्जेक्ट था भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, दोनों सम्मिलित थे, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे अगले वाले टेस्ट में। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और उन्हें कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।